हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज है डे 4 ऑफ पॉलिटी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल टॉपर्स के वे से कि कैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। और हम लोग इसके अंदर जो सोर्स का यूज़ किए हुए हैं वो है परमार सर की नोट्स का, जो कि प्रीमियम नोट्स है, और हम उसी से आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल टॉपर्स के पर्सपेक्टिव से और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वीडियोस पॉलिटी सब्जेक्ट पे बना करके डाल दी है अपने चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर के उन वीडियोस को भी देख लीजिए। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि वो मौलिक अधिकार जो सभी सिटीजन्स को मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक है, और वो क्यों दिए गए, कैसे दिए गए, मतलब किस किस देश से वो लिया गया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा पहला पन्ना जो इस नोट्स में दिया गया है। तो हम लोगों ने देखिए, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर प्रियम्बल पढ़ा था, और हमारा जो पार्ट 1 और 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक होता है। इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी में पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किस आर्टिकल में लिखे गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक जो है वो आपका फंडामेंटल राइट्स जो है लिखे गए हैं। इंस्पायर्ड एंड बोरोड फ्रॉम यूएसए, जैसा मैंने आपसे बताया था कि अलग अलग देशों से हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिया गया है, उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स। फिर आपका क्या है, अब ये है आपका मंगना कार्टा ऑफ यूके। ठीक है, मतलब जहां पर हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं वहां पर इसी को क्या बोला जाता है, मगना कार्टा बोला जाता है। द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो वहीं से इसे लिया गया है। अब देखिए आपका क्या है, पार्ट 3। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो पार्ट 3 को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो पार्ट 3 है उसको एज अ डिस्क्राइब किया जाता है एज अ मगना कार्टा, ठीक है, ऑफ इंडिया। क्योंकि मगना कार्टा ऑफ यूके क्या बताता है, आपका बताता है जो फंडामेंटल राइट्स है यूके में। ठीक है, और अगर हम लोग इसी को मगना कार्टा ऑफ इंडिया कर देंगे तो जो फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं वो बताएगा। तो हम लोग पार्ट 3 को क्या कहते हैं, हम लोग पार्ट 3 को मगना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब देखिए सैलिएंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हम लोग कुछ जो हमारे फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स के उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिस फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी कि वो जस्टिफाइड होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट, यानी कि वो परमानेंट नहीं है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो छीन सकती है, लेकिन कब छीन सकती है, केवल जब हमारा नेशनल इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए या फिर कहीं पर मार्शल लॉ लग जाए। अभी ये सब क्या होता है अभी हम लोग उसको भी अच्छी तरीके से देखेंगे। इसके बाद हमारा क्या है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी कि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारे अदर राइट्स हैं उन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारे अदर राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड और गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री होता है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी राइट्स कैन बी चेंज्ड बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है इट कैन ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडमेंट, इट कैन ओनली बी चेंज्ड बाई अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे तभी आप फंडामेंटल राइट्स बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन ऑर्डिनरी जो राइट्स हैं वो आप ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ जो लॉ मेकिंग होता है उससे आराम से कर सकते हो। मतलब ये कहीं ना कहीं आसान है उसको चेंज करना, और फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना थोड़ा टफ है। नन ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी कैन एक्ट इन ऑर्डर टू वायलेट फंडामेंटल राइट, यानी कोई भी गवर्नमेंट अगर इंडिया में है तो वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है, उसको ख़त्म नहीं कर सकती है, उसे उसका हनन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी बात बन जाती है। अब देखिए हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया के अंदर, अभी हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर टर्म्ड एज कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है उसका जो सोल है वो कहा जाता है इसे। दे सीक टू इम्प्लीमेंट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो बताया गया है कि किस किस आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है। तो ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 में किसका जिक्र है। तो उसमें राइट टू इक्वालिटी का जिक्र है। अभी हम लोग सबको अच्छी तरीके से भी देखेंगे कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, राइट टू फ्रीडम में क्या आती हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या आता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या आते हैं, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या आते हैं। तो इतना भी आप लोग ध्यान रखो और उसको याद भी कर लो कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक इक्वालिटी होती है, 19 से 22 फ्रीडम, 23-24 एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 ये, और इसी तरीके से 32 तक याद कर लो। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल टॉपर्स की ट्रिक्स भी जो है वो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, बताऊंगा कि इन सारे आर्टिकल्स को कैसे याद करना है, या जितने भी एसएससी में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नॉर्मल बच्चों को आसानी से याद नहीं होती है, तो उसको लेकर के भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए जो ओरिजिनली थे, अभी तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कि हमारे पास अभी कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन ओरिजिनली हमारे जो थे वो 7 थे। एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था और उसको नॉर्मल, क्योंकि अभी मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स और जो ऑर्डिनरी राइट्स है दोनों में डिफरेंस होते हैं। तो एक फंडामेंटल राइट जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा करके हमारे ऑर्डिनरी लॉ में रख दिया गया, ऑर्डिनरी राइट्स में रख दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए अब हमारे कितने बचे, एट प्रेजेंट आपके बचे 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हैज बिन रिमूव्ड, जैसा मैंने अभी आपको बताया, रिमूव नहीं हुआ, इसको बदल दिया गया। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3 बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। देन पीएम, यानी उस समय जो हमारे पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वो आपके मोरारी देसाई थे। ठीक है, प्रेजेंटली इन मतलब अब ये कहाँ पर है राइट टू प्रॉपर्टी, तो हमने आपको बताया कि अब ये ऑर्डिनरी लॉ बन गया है, लीगल राइट बन गया है। तो ये आपका पार्ट 12 में है, जिसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 301 के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आर्टिकल नंबर 12। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 12 जो है वो डिफाइन करता है द टर्म स्टेट, की स्टेट क्या होता है। अभी हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट होता है 32 तक, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन 12 और 13 में क्या लिखा हुआ है, अब हम लोग उसको देखेंगे कि 12 और 13 में क्या लिखा है, तभी तो हम लोग 14 पे आएंगे। तो देखिए 12 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल नंबर 12 में लिखा हुआ है कि स्टेट का मतलब क्या है। आप लोग क्या समझते हो, स्टेट का मतलब राज्य, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तो ये नहीं होता है। आपका क्या होता है, स्टेट मतलब होता है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट बॉडी है, जो जो भी हमारा लोकल अदर अथॉरिटीज़ हैं, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पूरे के पूरे जो हमारी इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितनी भी चीज़ें जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो हमारे पीपल ऑफ इंडिया की है, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। नॉर्मल अपनी भाषा में आप ये समझ लो कि स्टेट मतलब है पूरा इंडिया। ठीक है, पूरा नेशन। स्टेट का मतलब ये नहीं है कि केवल यूपी, केवल एमपी, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर स्टेट का मतलब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हो रहा है तो स्टेट का मतलब हो रहा है पूरा पूरा नेशन, पूरा पूरा इंडिया। और जितने भी गवर्नमेंट बॉडी है, पार्लियामेंट है, जितने भी सिस्टम है, सारी चीज़ें स्टेट के अंदर आती हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 12 कहता है। अब देखते हैं हम लोग 13 आर्टिकल नंबर क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट और कंट्रोवर्शियल विद इन फंडामेंटल राइट्स, कोर्ट कैन डिक्लेयर नल एंड वॉइड बाय जुडिशियरी, यानी कोई भी ऐसा लॉ बन जाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स का ही हनन कर रहा हो, ठीक है, उसी के अंदर कंट्रोवर्सी कर रहा हो, तो जो कोर्ट है उसके पास ये लीगल है, चीज है कि वो उस लॉ को क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, उस लॉ को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो यानी कोई ऐसा लॉ आपका बन गया, पारित भी हो गया, आपके प्रेसिडेंट की सिग्नेचर भी हो गई, लेकिन वो फंडामेंटल राइट का ही हनन कर रहा है, तो जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इतनी बात कही गई है हमारे आर्टिकल नंबर 13 में। ठीक है, इंक्लूड्स आपका ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर, बाई लॉ, ठीक है, टेम्परेरी लॉ, रेगुलेशंस। ठीक है, तो मतलब जितना भी मैंने आपको बताया आप उतना समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। ठीक है, एक्सेप्शन है आपका ये केस, इट इज दिस इज नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर इफ डिस्ट्रॉयड इट नल एंड वॉइड। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है। तो लोगों हम लोगों ने अभी आर्टिकल नंबर 12 देखा और आर्टिकल नंबर 13 देखा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया के, यानी आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के जितना भी मेंशन किया गया है अभी मैंने आपको बताया। तो अब देखो 14, 15, 16, 17, 18, यानी बहुत ज़्यादा 5 आर्टिकल में टोटल राइट टू इक्वालिटी को मेंशन किया गया है। यानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये जो फंडामेंटल राइट है वो बन जाता है, क्योंकि इसको 5 आर्टिकल में मेंशन किया गया है, अलग अलग आपके डिवीजन करके। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि आल्सो कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, राइट टू इक्वालिटी को। तो ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी इसको बोलते हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी बोलते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ को हम लोग नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी हम लोग इन सारी चीजों को देखेंगे। कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम यूके और कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम यूएसए, ये दोनों लिया गया था, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इतना बस समझो कि राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि सबको बराबरी का अधिकार मिलना, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जाहिर सी बात है एक समान नागरिक नहीं है, एक कॉमन मैन नहीं है। एमएलएज, एमपीज, गवर्नर, फॉरेन जो हमारे डिग्निटरीज होते हैं, कैन नॉट बी अरेस्टेड इन सिविल मैटर्स, ठीक है। इनको हम लोग सिविल मैटर्स के अंदर अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी इनको थोड़ा सा राइट टू इक्वालिटी से अलग रखा गया है। इनको थोड़ा सा ज़्यादा कहीं ना कहीं क्या दिया गया है, पावर दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है कि लाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड ए लाइक। अब इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि सब्सिडी बाय गवर्नमेंट टू सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉर्मल जनता। यानी कि क्या कह रहा है कि जो हमारे बहुत ज़्यादा बैकवर्ड जो लोग हैं, अब सबको अगर हम लोग इक्वल देने लगेंगे तो जो बहुत बैकवर्ड है उनको बहुत थोड़ा सा मिलेगा, और जिनके पास है ऑलरेडी उनको क्या होगा, उनको तो मिलेगा और मिलेगा, और जो हमारे बहुत जो बैकवर्ड लोग हैं उनको बहुत थोड़ा मिलेगा। तो ये करना कहीं ना कहीं इक्वालिटी नहीं दर्शाता। इक्वालिटी ये दर्शाता है कि सबको इक्वल हो जाए। तो वो कभी होगा जिसके पास ऑलरेडी है उसको ना दे या फिर बहुत थोड़ा दे, और जिसके पास बिल्कुल नहीं है उसको ज़्यादा दे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई है, इसीलिए क्या दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। तो सब्सिडी बाय गवर्नमेंट टू सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉर्मल जनता। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आर्टिकल नंबर 15 पे। तो वो अभी हम लोगों ने 14 देखा। 15 कहता है इक्वालिटी टू स्टेटस, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ ओनली, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना ही रेस के बेसिस पे, ना ही कास्ट के बेसिस पे, यानी जाति, आपका सेक्स क्या है, मतलब आपका फीमेल हो या मेल हो, आपके जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इन सभी के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल लॉ के सामने दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी वही डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। इक्वालिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, अगर कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है तो कोई भी उसके अंदर दे सकता है। तो बेटा अब जब इसी का 16th फोर्थ जब देखा गया, फोर्थ क्लॉज में, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि प्रमोशन एंड रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। यानी कि अगर रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है उन लोगों को जो हमारे बैकवर्ड हैं या फिर नीचे तबके के लोग हैं, तो उसको हम लोग राइट टू इक्वालिटी का हनन नहीं मानेंगे, ठीक है। इसको लेकर के कई कमीशंस भी बैठे थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कैलकर कमीशन था जो कि 1953 में था, क्योंकि ये भी तो डिसाइड करना था कि अगर हम लोग रिजर्वेशन वगैरह दे रहे हैं तो कितने परसेंट का देंगे, ठीक है, या कितना रिजर्वेशन देंगे। तो इसके लिए कमीशन वगैरह बैठा। तो पहला ये हमारा बैकवर्ड क्लास कमीशन था जिसके चेयरमैन थे काका केलकर। तो ये आप लोग याद रख सकते हो, काका केलकर कमीशन 1953 में बना था, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा सेकंड जो कमीशन था वो था हमारा मंडल कमीशन जो कि 1979 में, यानी कितना गैप है आप खुद देख सकते हो। ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। इसने जो कहा था, इसने ये कहा था कि जो ओबीसी है उसको 27% की रिजर्वेशन देनी चाहिए, ठीक है। और इस टाइम जो हमारी गवर्नमेंट थी वो वीपी सिंह की थी, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा बना था इंदिरा स्वासी केस जो कि 1992 में था। ये था हमारा पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये लिया गया है हमारे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसको किसने फाइल किया था, इसको फाइल किया गया था इंदिरा सोहेनी के द्वारा जो कि एडवोकेट थी, ठीक है। रिजर्वेशन ऑन सोशल बेसिस नॉट इकोनॉमिक बेसिस, इन्होंने बोला था कि सोशल बेसिस पे जो है वो रिजर्वेशन होगा, ना कि इकोनॉमिक बेसिस पे। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, द एससी upheld the 27% reservation for OBC in government job but also set a 50% cap on total reservation should not exceed more than this। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये कहा था कि 27% तक की रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी नहीं, 27% की रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी को देनी चाहिए, और 50% से ज्यादा हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। यानी अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिजर्वेशन भी देगी तो 50% तक दे सकती है, उससे ऊपर वो कोई भी रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। क्रीमी लेयर टू बी आइडेंटिफाइड इन ओबीसी। ओबीसी के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो अमीर हो चुके थे, जिनके पास पैसा था, जिनको कोई भी ऐसी जाति की अवधारणा नहीं थी। तो उसके लिए कहा गया कि जो क्रीमी लेयर है यानी जो अमीर तबके के लोग हैं ओबीसी के अंदर, उनको ये रिजर्वेशन ना दिया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और वहां से जो है वो रिजर्वेशन हटाया जाए। तो इतनी बात यहाँ तक की गई थी।
अब आर्टिकल नंबर जो 17 कहता है वो कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसका एबोलिशन होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 17 में लिखा है। आर्टिकल नंबर 18 में लिखा है अबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कोई को कोई टाइटल नहीं मिलेगा। टाइटल इन सेंस जैसे बहुत लोग अपने नाम के आगे महाराजा लगाते हैं, दीवान लगाते हैं, नवाब लगाते हैं, तो स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड टाइटल, यानी कि जो हमारा देश है वो टाइटल प्रोवाइड नहीं करा सकता है कि किसी को महाराजा टाइटल दिलवा दिया, किसी को दीवान दे दिया, ये सब नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शन भी है, जैसे आज भी तो लोग टाइटल लगाते हैं, डॉक्टर लगाते हैं या फिर पंडित लगाते हैं, तो एक्सेप्शन भी है कि इन केस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी एजुकेशन के केस में आप टाइटल स्टेट दे सकता है, जैसे कि डॉक्टर का देता ही है। अगर आप काफी ज्यादा पढ़ लिख लो तो आप डॉक्टर बन सकते हो, काफी ज्यादा अगर आप स्कॉलर्स में नॉलेज रख लेते हो तो आप पंडित बन सकते हो, ठीक है। मिलिट्री में भी जनरल वगैरह होते ही हैं, ठीक है। एक्सीलेंसी वही मैंने भी आपको बताया, पंडित वगैरह। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल नंबर 18 में। 19 से लेकर के 22 तक में राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। अंडर रीजनेबल राइट टू फ्रीडम की बात की गई है अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी इसके अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं कि आपकी राइट टू फ्रीडम है तो आप दूसरों की फ्रीडम का हनन करो, ठीक है। इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो है आपका ABCDEFG। एफ को बाद में निकाल दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1978 में, ठीक है। अब हिडन राइट्स अंडर आर्टिकल नंबर 19, तो आर्टिकल नंबर 19 क्या है आपका? राइट टू फ्रीडम है। इसके अंदर क्या है आपका? राइट टू इंटरनेट भी है, क्योंकि पहले तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था, अब इंटरनेट भी है। तो आपका क्या है? आपका राइट है, राइट टू इंटरनेट, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो ये सारे जो केसेस हुए थे इनको लेकर के उन्हीं के बारे में है। तो ये फैक्ट्स होता है, इसको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं होती है। आर्टिकल नंबर 19 का हम लोग पहला क्लॉज देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है आपकी सामरो, ठीक है। तो झूमो 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 सामरो संगे झूमरो, ऐसे करके शायद कोई गाना था, तो वहां से इसकी ट्रिक जो है वो प्रमाण सर ने लिखी है। तो सामरो आप देख सकते हो, सामरो के अंदर जो आप पहला है वो है आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। कैन नॉट डिफेम एनीवन, तो ये एक एक्सेप्शन भी है। ऐसा नहीं है कि आप राइट टू आपको स्पीच मिल जाती है, राइट टू एक्सप्रेशन मिल जाता है तो आप किसी और को डिफेम करो। अगर आप किसी और को डिफेम करते हो तो आपके ऊपर डिफेमेशन चार्जेस लग जाएंगे और आप जेल भी जा सकते हो, या फिर जो भी उसका प्रावधान है वो चीजें आपके साथ होंगी। तो यहाँ पर एस से आप याद रख सकते हो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए से आप याद रख सकते हो असेंबल विदाउट आर्म, ठीक है, यानी कि नॉट डिस्ट्रॉय पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। फिर है आपका ए फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, ठीक है, यानी कि आप अपना एसोसिएशन बना सकते हो, अपना कोई ग्रुप वगैरह बना सकते हो। नो खालिस्तानी एसोसिएशन, यानी ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाना है जो देश के लिए ही गद्दारी का काम करे, देश के लिए ही खराब काम करे, ठीक है। और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज वगैरह भी आप बना सकते हो। ये सारी चीजें बाद में अमेंड करके भी लाई गई थी। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो पूरे भारत के अंदर। प्रोस्टिट्यूट्स कैन नॉट मूव एवरीवेयर, लेकिन जो हमारे प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, वो लोग हर जगह नहीं घूम सकते हैं। प्रोस्टिट्यूट्स मतलब वैश्या जो होते हैं, चाहे पुरुष वैश्या हो चाहे स्त्री वैश्या हो, ठीक है। आर है हमारा रिसाइड एनीवेयर, कैन नॉट रिसाइड इन ट्राइबल एरियाज, यानी कि हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भाई ट्राइबल लोग रहते हैं वहां पर रहना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि वो बाकी लोगों के साथ रहें, ठीक है। ओ से आप ऑक्यूपेशन याद रख सकते हो, तो ऑक्यूपेशन, ट्रेड, प्रोफेशन, ठीक है। एक्सेप्ट ड्रग, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग, तो मतलब ऐसे खराब काम मत करो, बाकी आप कोई भी काम कर सकते हो। ये आपको आपका राइट टू ऑक्यूपेशन देता है, राइट टू ट्रेड देता है, राइट टू प्रोफेशन देता है हमारा आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हमारा क्या है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके अंदर 19(1)(c राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। फिर आर्टिकल 19(2) में क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसिशंसी और मोरालिटी एक्सेट्रा। तो मतलब ये सारी चीज आपको खुद पता है कि क्या क्या राइट्स हमारे हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए सोमनाथ लहरी ने क्या कहा था कि आई फेल्ट दैट मैनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स हैव बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पुलिस कांस्टेबल। You will find that very minimum rights have been conceded and are almost invariably followed by a proviso. Almost every article is followed by proviso which takes away the right almost completely, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो हमारा आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स भी है या जितने भी हमारे राइट्स बने हुए हैं वो ऐसा जैसे बनाए गए हैं कि मान लो पुलिस कांस्टेबल को देखते हुए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं कि जो फायदा है वो लोगों को ना मिल करके किसको मिल रहा है? पुलिस कांस्टेबल को मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक ऐसा प्रोविजन ही बनाया गया है कि लोगों को उतना फायदा नहीं मिल रहा है, ये कहना था हमारा सोमनाथ लहरी का। तो ये सब भी आपको याद रखने की या जानने की जरूरत नहीं है, ये इस पीडीएफ के अंदर
एडेड है, तो मैं बस पढ़ करके आपको बता दे रहा हूँ, बाकी इसका कोई भी एग्जाम से मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग का आर्टिकल 19 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949। ठीक है, तो ये कहता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। तो ऑल सिटीजन शॉल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू असेंबल। ये सब अभी मैंने आपको बता ही दिया, प्रोफेशन तक सारी चीजें। फिर नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law in so far as such law impose reasonable restriction on the exercise of right conferred by the said sub clause in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of state, friendly relation with the foreign states, public order, decency or morality in a रिलेशन टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो ये सब भी मैंने बता दिया कि आप अपने जो भी आपको राइट्स वगैरह मिले हुए हैं उसको तो आप फॉलो करो, पर इससे किसी और को हार्म ना हो, ठीक है, किसी और की राइट्स का हनन ना हो, उसको देखते हुए करो। जैसे अगर आपको दे दिया है कि आपका राइट टू प्रोसेस या राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है, तो आप ऐसा प्रोफेशन कर रहे हो कि ड्रग्स वगैरह का काम कर रहे हो, या फिर आप बच्चों से काम करवा रहे हो, बच्चों की ट्रैफिकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप कोई भी चीज जो है उसके अंदर ऐसा करो कि जो किसी और की प्राइवेसी को, किसी और के चीजों को दिक्कत ना करे। जैसे आपका आर्टिकल में है कि राइट टू मूव एवरीवेयर इन द कंट्री, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप जाकर के ट्राइबल्स के पास जाओ और फिर कहो कि नहीं मेरा तो ये राइट है कि मैं इंडिया में कहीं पे भी जा सकता हूँ। तो कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो इसीलिए है जिससे कि हमारी जो सोवरेनिटी है, हमारी जो इंटीग्रिटी है, हमारा जो सोशलिज्म है वो इंडिया का मेंटेन रह सके, ब्रदरहुड जो है हमारा वो मेंटेन रह सके। आर्टिकल नंबर 20 और 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड, यानी जो अभी हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 20 है और जो आर्टिकल नंबर 21 है उसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। तो क्या है वो आर्टिकल नंबर 20 और 21, वो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है या कोई अपराध हुआ है तो आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो पहला आपको मिलता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कोई भी अगर पुराना लॉ बना हुआ है और अब लॉ में अमेंडमेंट कर दिया गया है तो आपकी जो सजा होगी वो पुराने लॉ के हिसाब से नहीं होगी, बल्कि जो अमेंड कर दिया गया है उसके हिसाब से होगी। या फिर अभी तक कोई ऐसा लॉ ही नहीं बना है और आपने सजा कर दी है लेकिन कोई लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो भी आपको सजा नहीं मिलेगी जब तक वो लॉ बन नहीं जाता। तो इस तरह की चीजें आपके पहले में लिखा हुआ है। बी है आपका नो डबल जियोपार्डी, यानी ऐसा नहीं है कि आपने सजा एक बार की और आपको सजा बार बार हो रही हो, ठीक है, तो यानी अगर आपने अपराध एक बार किया है तो सजा भी एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी आपको आप ही के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मान लो अगर आपको झूठा साबित करना है तो आपको खूब मार दिया गया और फिर कोर्ट के आगे कहवा दिया गया हाँ मैंने ही वो गलती की थी, तो आप अपने ही खिलाफ कभी भी गवाह नहीं दे सकते हो। हमेशा आपको दूसरे को मतलब गवाह बनाना पड़ेगा, कोई अपने खिलाफ गवाह नहीं दे सकता है। ये बात करती है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 20, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग को जो 21 है उसके अंदर काफी चीजें मिल जाती हैं, जैसे राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट और राइट टू स्लीप भी, ठीक है, ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर ही आता है। तो ये आर्टिकल नंबर 21 में आता है। राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, no one shall be deprived from life and personal liberty except by the procedure established by the law. The foremost right among rights to freedom is the right to life and right to liberty. तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो राइट टू लाइफ की बात की गई है, यानी कि आपको जिंदा रहने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, और पर्सनल लिबर्टी भी आपको दी गई है, यानी कि आप आजाद हो अपने लिबर्टी यानी कि अपने फ्रीडम को लेकर के, अपने फ्रीडम टू एक्सप्रेशन को लेकर के, ये सारी बातें यहाँ पर की गई है। मोस्ट फंडामेंटल फेमस केसेस जो हुआ था वो हुआ था गोपालन केस, नैरो स्टेंस ऑन राइट टू लाइफ, ठीक है। फिर राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट, ये आपका मेनका गांधी केस में हुआ था कि वो बाहर जाना चाहती थी पर जो आपका जो पुलिस कन्वेंशन है वो उनको बाहर नहीं जाने दे रहा था, उनका पासपोर्ट छीन लिया गया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची और सुप्रीम कोर्ट से अपनी गुहार लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट और फिर उनको बाहर जाने का दिया गया, ठीक है। तो ये वाइड स्टेंस है आपका एससी ओवरटर्न्ड गोपालन केस, ठीक है, ये आपका मेनका केस था। फिर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ प्लस ड्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या अनफेयर लॉ टू बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड, इसका मीनिंग ये है यानी कि कोई भी ऐसा अगर लॉ गवर्नमेंट बना देती है जो कि फंडामेंटल राइट का ही वायलेशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उस लॉ को क्या कर देगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। प्रोसेस ऑफ लॉ नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड एंड लेटर अडॉप्टेड बाय यूएस, ठीक है, यानी कि ये वाला जो चीज है नल एंड वॉइड वाला चीज, ये ओरिजिनली तो जो है वो आपका इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है, और इसको बाद में यूएस ने भी अडॉप्ट किया था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है।
फिर है हमारा आर्टिकल नंबर 21 का ए। ठीक है, तो अभी हम लोग 21 ही पढ़ रहे हैं। अब इसका ये ए क्लॉज है। तो ए क्लॉज कहता है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। लोगों ने सुना भी होगा, हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग के पास राइट टू एजुकेशन है। तो हम लोग के पास राइट टू एजुकेशन तो है, पर वो प्राइमरी एजुकेशन है, यानी कि 6 से 14 साल तक के ही लोगों के लिए है। दिस आर्टिकल प्रोविजंस इंक्लूड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो सरकारी स्कूल वगैरह खोलती हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। रिमूविंग फाइनेंशियल बैरियर्स टू एक्सेस टू एजुकेशन। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड क्वालिफाइड टीचर्स। तो ये सारी चीजें आप लोग को ऑलरेडी पता ही है, जो प्राइमरी स्कूल वगैरह में होता ही है। फिर 86 CA 2002 DPSP FD चेंजेस। तो कुछ चीजें जो यहाँ पर चेंज किए गए वो आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किए गए, जो कि 2002 में चला था। तो बेसिकली आप इतना जान जाइए कि 21A में आपका राइट टू प्राइमरी एजुकेशन है, और फिर सारी बेसिक चीजें हैं, और इसकी एज याद रख लीजिए वह 6 से 14 है। फिर आर्टिकल नंबर 12 आपका कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, यानी अरेस्ट और डिटेंशन यानी कि कैद कर लेने के ऊपर जो है वो यहाँ पर बात प्रोटेक्शन की गई है। सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है, क्यों अरेस्ट किया है, यानी ये बताता है आपको कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको ये बताना होगा पुलिस को कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, फिर बी पॉइंट है हमारा 24 ग्रांटेड के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत, यानी कि 24 घंटे के अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लीगल वकील मिलेगा, आपको लीगल वकील भी मिलेगा। ठीक है, इट फील्स लाइक क्राइम कर सकते हैं उसी क्राइम को रोकने के लिए डिटेंशन। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं वही जो आप लोग को ऑलरेडी पता ही है। एक्सेप्शन है कुछ, जैसे आर्टिकल 22 में भी रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसीज। अगर इमरजेंसी वगैरह देश में लगाई जाती है तो ये आपका जो आर्टिकल नंबर 22 है वो हटाया जा सकता है, सच एज व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम्स एन इमरजेंसी। तो ये तो अभी आपको पता ही है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 23 जो है वो कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड। तो जो मतलब ह्यूमन की जो तस्करी की जाती है, यानी कि जो इंसानों को खरीदा बेचा जाता है वो सब नहीं किया जा सकता है। फोर्स्ड लेबर भी नहीं किया जा सकता है, यानी कि जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल नंबर 24 कहता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड, यानी कि बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है जो कि 14 साल से कम के हैं। ठीक है, कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हैजार्डस प्लेस, यानी कि जो डेंजरस प्लेसेस हैं, जो खतरनाक प्लेसेस हैं, वहां पर 14 साल से कम के लोगों को काम नहीं कराया जा सकता है। कैन वर्क इन सेफ प्लेस बट इन नॉन स्कूल आवर्स, यानी कि इन्हें काम कराया जा सकता है लेकिन सेफ जगह पर, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में पानी वगैरह का। ठीक है, पर ये स्कूल आवर्स में भी नहीं कराया जा सकता है, ये हमारा लॉ कहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन भी है आर्टिकल नंबर 23 में, जो बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर की। ठीक है, उसके प्रोहिबिशन की। तो इसके लिए एक्सेप्शन है कि अंदर दिस लॉ स्टेट कैन फोर्स पीपल टू डू कंपलसरी सर्विसेज। ठीक है, यानी कि अगर कभी भी कंपलसरी सर्विसेज की जरूरत पड़ जाती है तो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट हम लोगों से काम करा सकती है ड्यूरिंग वॉर, यानी कि वॉर के समय में गवर्नमेंट जो है वो फोर्स लेबर करा सकती है इंसानों से कि आप जाओ और हमारे देश के लिए लड़ो। ठीक है, तो फोर्स कर सकती है पीपल को कंपलसरी सर्विसेज देने के लिए ड्यूरिंग वॉर। आर्टिकल नंबर 26 के भी कुछ क्लॉजेज हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये अभी पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 25 से 28, तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आर्टिकल नंबर हम लोगों ने अभी तक 24 तक देखा है, तो अब हम लोग 25वां देख लेते हैं। तो 25, 26, 27 और 28 यहाँ पर दिया गया है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर के ये आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। आर्टिकल नंबर 26 कहता है कलेक्टिव राइट ऑफ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अभी इसकी भी बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्स, धर्म के नाम पे टैक्स जो है उसके बारे में है। फिर आर्टिकल नंबर 28 है आपका धार्मिक इंस्ट्रक्शन नॉट अलाउड इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। ठीक है, तो आप देख लेते हैं एक एक करके। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस यही है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। ठीक है, आप अपना जो भी चाहो उस धर्म का पालन कर सकते हो। 26 कहता है कलेक्टिव राइट ऑफ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, यानी कि जो रिलीजियस अफेयर्स है उनको मैनेज करने का काम जो है उसके बारे में बात की गई है। इसके अंदर जो अलग अलग क्लॉजेज है वो कहता है कि एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, यानी कि आप कोई भी जो इंस्टीट्यूशन वगैरह है उसको खोल सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो, अगर कोई भी वो आपका भले धार्मिक चीज़ों के लिए या आपका चैरिटी करने के लिए, यानी कि दान दक्षिणा देने के लिए भी बना है, तो आप उसको खोल सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो, ये आपका लॉ है। फिर है आपका सेकंड क्लॉज में मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि जो भी रिलीजियस अफेयर्स वगैरह है वो सब आप मैनेज कर सकते हो। थर्ड है आपका ओन एंड एक्वायर्ड मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आप कोई भी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, यानी जैसे गाड़ी वगैरह, और इमूवेबल यानी कि जैसे आपका घर वगैरह, तो उसको भी एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, ले सकते हो।
ये तो राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर भी आ जाता है। फिर फोर्थ है हमारा एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग ही वो जो प्रॉपर्टी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसको उसकी जो है वो देख रेख कर सकते हैं। अब आर्टिकल नंबर 27 जो है वो कहता है फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्स, धर्म के नाम पे टैक्स यानी आप दे सकते हो, उसके लिए आपको फ्रीडम है। 28 कहता है धार्मिक इंस्ट्रक्शन नॉट अलाउड इन गवर्नमेंट एडेड, यानी कि जो भी गवर्नमेंट की संस्था है, जो कि सरकारी संस्था है, उसके अंदर कोई भी धार्मिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, कोई भी स्कूल हो गया या फिर कोई भी संस्था हो गई जो कि गवर्नमेंट की है, जो कि पब्लिक की है, तो उसके अंदर कोई भी धार्मिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 29 और 30 कहता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, यानी कि आर्टिकल नंबर 29 कहता है राइट टू प्रोटेस्ट लैंग्वेज, राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ एवरी सिटीजन, यानी कि आप अपनी लैंग्वेज के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 30 कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओनली फॉर माइनॉरिटीज इज नो वेयर डिफाइंड। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप एस्टेब्लिश कर सकते हो अपने रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। और यहाँ पर क्या है आपका 29 और 30 भी खत्म हो जाता है। कैन प्रोवाइड एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड इन नेटिव लैंग्वेज, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। आर्टिकल नंबर 32 और 32 से लेकर के 35 तक, यानी 32, 33, 34, 35 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज की। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 32 जो है वो बात करता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसको B.R. अम्बेडकर ने कहा था। इसके बाद आर्टिकल नंबर 226 कैन अप्रोच हाई कोर्ट व्हेन राइट्स आर वायलेटेड, तो जब भी आपकी राइट्स जो है वायलेट होती है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, और अगर हाई कोर्ट का फैसला आपको पसंद नहीं आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, रेट्स वर्सेस ज्यूरिडिक्शन। अब देख लेते हैं हम लोग रेट्स वर्सेस ज्यूरिडिक्शन को। तो क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे, रिट्स क्या होता है, ज्यूरिडिक्शन, सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू इशू रिट बट हाई कोर्ट कैन। बार बार आप दरवाजे खोल देती हो। दरवाजा बंद कर दो। अब देखते हैं हम लोग रिट्स वर्सेस ज्यूरिडिक्शन को। तो रिट्स क्या होता है अभी देखेंगे इसके अंदर, और ज्यूरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू इशू रिट बट हाई कोर्ट कैन व्हेन वायलेट ऑफ FR यानी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट यानी कि याचिका, ठीक है, याचिका दायर करने से मना नहीं कर सकता है, लेकिन आप वापस दरवाजे खोल देती हो। जाने के लिए बोलोगे पर जाओगे नहीं। फिर अभी आ जाओगे एक के मिनट में। अब हम लोग बात करते हैं रिट्स वर्सेस ज्यूरिडिक्शन की। तो रिट्स क्या होता है अभी हम लोग देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू इशू रिट बट हाई कोर्ट कैन व्हेन वायलेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू करने से मना नहीं कर सकता है, रिट यानी याचिका, ठीक है, याचिका दायर करने से मना नहीं कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट कर सकता है जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तब। ठीक है, यानी अगर फंडामेंटल का वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर आप रेट दायर करोगे यानी याचिका दायर करोगे तो वहां पर उनको लेनी पड़ेगी, वो रेफ्यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हाई कोर्ट कर सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स के लिए आप वहां पर जाते हो। हाई कोर्ट रिट ज्यूरिडिक्शन इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट रिट ज्यूरिडिक्शन, यानी कि हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिडिक्शन है यानी याचिका लेने की जो ज्यूरिडिक्शन है वो बड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट से। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे आप तभी जा सकते हो जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा होता है, लेकिन हाई कोर्ट में फंडामेंटल के लिए भी जा सकते हो और जो आपकी अदर लीगल राइट्स होती हैं उनके लिए भी जा सकते हो। ठीक है, वही बात यहाँ पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स ओनली बट हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर बोथ फंडामेंटल एज वेल एज लीगल राइट्स। तो यहाँ तक का इतनी बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे बात किया गया है टाइप्स ऑफ रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सभी आपको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, एनी अदर कोर्ट पार्लियामेंट कैन ऑथोराइज एनी अदर कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो किसी अदर कोर्ट को भी ऑथोराइज कर सकती है रिट ज्यूरिडिक्शन के लिए अदर देन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट।
अब देखिए यहाँ पर भी वही जो टाइप्स अभी हम लोग यहाँ पर देखे थे उन्हीं की बात यहाँ पर की गई है, तो अभी इन सबको हम लोग को नहीं पढ़ना है, अभी हम आपको उसके लिए बताएंगे। अब आर्टिकल नंबर 33 पे आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 33 कहता है पार्लियामेंट पावर टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड पर्सनल, यानी जो आर्मी के लोग होते हैं, जो आर्म पर्सनल्स होते हैं, उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, कम कर सकता है या खत्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब भाई अगर वो आर्मी के लोग हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो देश के सामने नहीं लगा सकते हैं, जैसे अपनी बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी वगैरह को वो लोग थोड़ा उनको हाइड करना होता है। तो राइट टू एक्सप्रेशन उनके पास फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन उसमें भी कुछ कमी कर दी जाती है। ठीक है, ऐसे ही राइट टू प्राइवेसी को लेकर के काफ़ी चीज़ों को लेकर के उनके अंदर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है अगर वो आर्म पर्सनल से हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 33 कहता है। आर्टिकल नंबर 34 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स, यानी कि अगर कहीं पर मार्शल लॉ लग जाता है, यानी कि कोई मिलिट्री का जब किसी एरिया में कब्जा हो जाता है, यानी लगा दिया जाता है लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ के जो लोगों का फंडामेंटल राइट्स है उस वो क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल नंबर 34 कहता है पावर टू मेक लॉ टू गिव इफेक्ट्स टू फंडामेंटल राइट्स वेस्टेड ओनली ऑन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के ही अंदर आप जो है वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं उसको डील कर सकते हो। ठीक है, और कहीं पर नहीं कर सकते हो। और ये जो आपका मार्शल लॉ लगता है वो किसी पार्टिकुलर एरिया में ही लगता है। अगर आपको पूरा स्टेट में लगाना है तो आप इमरजेंसी लगा दो, पूरे भारत में लगाना है तो इमरजेंसी लगा दो, यानी एक बड़े एरिया में जब लगाना होता है तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल या इमरजेंसी लग जाता है। जब कहीं छोटी जगह पर लॉ ये लगाना होता है तो वहाँ पर हम लोग मार्शल लॉ लगा देते हैं। सम फंडामेंटल राइट्स ओनली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स नॉन फॉरेनर्स, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है, एलियंस के लिए या फिर फॉरेनर्स के लिए नहीं है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। अब देखिए जब यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी, और इसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम भी बोलते हैं। देखिए इन आर्टिकल्स को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स भी होती है, जैसे कि लॉ क्रिएट्स डाउट सामरो, तो आप इससे भी इसको याद रख सकते हो कि कौन से आर्टिकल के अंदर किस बात का जिक्र किया गया है। हालांकि हम आपको इसे अपने दूसरे किसी वीडियो में अच्छी तरीके से याद करा देंगे कि हर एक एक आर्टिकल आप याद कर पाओगे। तो अगर आपको अभी शॉर्ट टर्म के लिए याद रखना है तो आप यहाँ से याद रख सकते हो, अदरवाइज आप मेरे वीडियो का इंतजार करिए, मैं जल्द ही वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर मैं पूरा जो याद करने वाली चीज़ है उसको आपको मैं एक वीडियो में समझा दूंगा, और कैसे याद करना है उसको अंदर आपको बिल्कुल टॉपर्स की ट्रिक बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ सरदार हुक्म सिंह जी ने कोई बात की थी, तो उसको भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस में मत लीजिएगा, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और हमारा चैप्टर आज का जो है वो खत्म हो जाता है। तो होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।